सुबह का समय और प्रेतानपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ते हुए कुछ बच्चे, जहां पर सैम नाम का स्टूडेंट लगातार अपनी क्लास की एक लड़की प्रियंका से बातों में लगा हुआ है। प्रियंका, मैं तुम्हें कई दिनों से डेट के लिए पूछना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ आज शाम को डिनर पर चलोगी? सैम, मैं तो आना चाहती हूँ, मगर तुम्हें तो पता ही है कि इस शहर में लोगों के लापता होने की बहुत घटनाएं घट रही हैं। इसीलिए मेरे पापा मुझे रात को बाहर जाने से मना करते हैं। मगर तुम्हें मेरे साथ आना है, राइट? अगर हम ये सब अभी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे प्रियू? कॉलेज के बाद तो हम वैसे भी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैं घर में कुछ बहाना मार के आज तुमसे मिलने आती हूँ। शाम होती है और सैम फूड स्टफ रेस्टोरेंट में डिनर बुक करता है। दोनों चाव से खाना खाते हैं और जब जाने का समय होता है तब प्रियंका सैम से कहती है, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है सैम, आई एम फॉलिंग फॉर यू। मुझे तो तुम बहुत पहले से पसंद हो। जब से तुम्हें देखा तभी से तुम मेरे दिल में बस गई थी। चलो अभी मैं चलती हूँ सैम, कल फिर मिलते हैं। वैसे भी बहुत रात हो गई है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ घर तक चलता हूँ ना। जिस तरीके से आजकल लोगों के गायब होने की बातें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि रात के समय तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक है। सैम प्रियंका को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, मगर अचानक सैम कहता है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा शॉर्टकट पता है तुम्हारे घर का। अच्छा, मैंने तो कभी ऐसे रास्ते के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि तुमने कभी दूसरे रास्ते से आने की कोशिश की ही नहीं। ठीक है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बस मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। प्रियंका सैम के साथ नए रास्ते से घर जाने लगती है। अचानक से रास्ते में टूटी फूटी इमारतें दिखने लगती हैं और सैम प्रियंका के आगे आगे चलता है और अचानक से सैम बीच रास्ते में रुक जाता है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? सैम चुपचाप खड़ा रहा। एक बार फिर से प्रियंका सैम से पूछती है, सैम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है सैम, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। सैम पलटता है और अचानक से कहता है, कालिनी। अचानक से प्रियंका के पीछे से एक चुड़ैल आती है और उसका गला पकड़ लेती है। सैम, मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो सैम। कालिनी, इसका मुंह बंद कर यार। कालिनी चुड़ैल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है। जो मुझे चाहिए था मिल गई। तुम तो बड़े काम के हो सैम। आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिल गया है। कई दिनों से इस लड़की के मांस को खाने का इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हें मेरी डील तो याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। ग्रेजुएशन के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। बस ऐसे ही स्वादिष्ट खाना मेरे पास लाया करो। रुको, मुझे प्रियंका से कुछ बात करनी है। तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? मुझे तो सोचकर ही हंसी आ गई। कालिनी, अब तुम इसे खा सकती हो। कालिनी प्रियंका के पूरे शरीर को खा लेती है और सिर्फ उसकी उंगलियां और सर को छोड़ देती है। 2 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है। सुबह सुबह सैम उठता है और टीवी चालू करके न्यूज चैनल देखता है। ये इस महीने का तीसरा मामला है जहां पर फिर एक बार लाश का सिर्फ सर और उसकी उंगलियां ही मिली हैं। जब यह खबर सैम न्यूज पर देखता है तब वो फिर से एक बार कालिनी को आवाज लगाता है, कालिनी। कालिनी वहां आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ सैम? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर सर और उंगलियां तुम्हें नहीं खानी है तो उन्हें कहीं छुपा दिया करो। पुलिस को तीनों की लाशें मिल गई हैं। कोई बात नहीं,
नए शिकार को मैं पूरा खा जाऊंगी। ना ही सिर बचेगा और ना ही उंगलियां। दूसरी ओर प्रियंका के घर पर मातम का माहौल बना हुआ था। प्रियंका के माता पिता दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बेटी, मेरी एक ही तो बेटी थी, उसे भी किसी दरिंदे ने बेरहमी से मार दिया। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है। हम उस दरिंदे को ढूंढेंगे कैसे? मैं एक संत को जानती हूँ जो हमें बता सकते हैं कि ये दरिंदगी किसने की है। जिस तरीके से ये खून हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान का काम है। प्रियंका के माता पिता जंगल में उस संत से मिलने जाते हैं। प्रियंका के माता पिता संत से कहते हैं, संत जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बेटी, मैं जानता हूं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, कालिनी की वजह से। कालिनी? संत जी, हम कुछ समझे नहीं। तुम्हारी बेटी को मारने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हालांकि उसने किसी इंसान की मदद जरूर ली है तुम्हारी बेटी को मारने में। ये कालिनी चुड़ैल है कौन और एक इंसान उसके साथ क्या कर रहा है? वो चुड़ैल किसी इंसान के साथ रहती है। करीब 1 साल पहले की बात है। कालिनी यानी लोगों को खाने वाली चुड़ैल अपने शिकार को ढूंढ रही थी, तभी उसे वो इंसान मिला था। और कालिनी ने उसे पकड़ लिया था। मैं तुम्हारी मौत बनकर आई हूं आज। तुम्हें कुछ आखिरी बार कहना है, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है, फिर पहले तुम मेरे पैर काट कर खाओ और उसके बाद मेरे हाथ। तुम मरने वाले हो और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी डर नहीं है? हाँ, जीवित रहकर भी मैं करूंगा क्या? आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? तुम्हें ही देख लो। तुम मुझे खाओगी, उसके बाद फिर तुम्हें भूख लगेगी, फिर किसी और को खाओगी और ऐसा ही चलता रहेगा। और मैंने सुना भी है कि तुम सिर्फ एक रात के समय शिकार कर सकती हो। हालांकि तुम सुबह शाम घूम सकती हो, मगर शिकार करने की ताकत तुम्हारे पास रात में ही आती है। रात में अगर कोई मिला तो खाना मिलेगा, नहीं तो वो भी भूल जाओ। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। मैं तुमसे नहीं डरता, उल्टा मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकती और ऐसी बोरिंग जिंदगी जी रही हो। मैं तुमसे एक डील करता हूं। मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हें लाकर दूंगा और उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। उस दिन के बाद से वो कालिनी चुड़ैल उस इंसान के साथ रहने लगी। वो इंसान कालिनी को उसका मनपसंद खाना लाकर देता है और बदले में कालिनी उसका छोटा मोटा काम करती है। वो जो भी इंसान है बड़ा चालाक है। उसे कालिनी की एक बात समझ में आ गई थी कि वो उन्हीं लोगों को खाती है जो उससे डरते हैं। अगर डर नहीं तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संत जी, उस चुड़ैल को हम कैसे पकड़ सकते हैं? हमारी मदद कीजिए। हम अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। संत प्रियंका के माता पिता को चुड़ैल को पकड़ने का रास्ता बताते हैं। जब सैम कॉलेज से घर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में कालिनी सैम से कहती है, ये मनमोहक सुगंध कैसी है जो मेरे नथुनों को फुला रही है, बुला रही है मुझे। सैम, तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें कौन सा रोक रखा है। कालिनी उस सुगंध का पीछा करती है और उसी जगह पहुंचती है जहां पर प्रियंका को उसने मारा था। जब कालिनी वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां बस एक आग लगी हुई है जिसमें एक मुर्गी को जला रखा है। हाँ, ये क्या है? कालिनी उस जलते हुए मुर्गे को जैसे ही खाती है,
उसका बल उसके शरीर को छोड़कर निकल जाता है। प्रियंका के माता पिता हाथ में एक मटके को लेकर आते हैं और कहते हैं, तो तुम हो जिसने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा। तुम मुझे देख सकते हो? मैं तो बस उन्हें दिखाई देती हूँ जिन्हें मैं चाहूं। जाने दो, मेरा ही फायदा है। एक मुर्गे के साथ 2 इंसान मुफ्त। वो तो देखा जाएगा कालिनी। आज इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन है। प्रियंका की माँ जैसे ही उस मटके को खोलती है वैसे ही कालिनी उसमें समा जाती है। आखिरकार हमने इस चुड़ैल को कैद कर ही लिया। जो दिन हमने देखा है वो कभी किसी को देखना नहीं पड़ेगा। उस मटके को ले जाकर प्रियंका के पिताजी एक जंगल में जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद सैम जंगल में जाकर उस मटके को बाहर निकालता है और कालिनी मटके में से कहती है, सैम, क्या ये तुम हो? मुझे बाहर निकालो। मुझे कुछ हिसाब छुट्टे करने हैं। शुक्र मनाओ कि उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था। मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगा, मगर एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा काम करती रहोगी। वादा किया, मगर पहले जाकर उस संत को खत्म करने में मेरी मदद करो। सैम कालिनी को मटके में से आजाद कर देता है। शाम का समय था। सुजीत और राधा मननगढ़ जा रहे थे किसी दोस्त की शादी में। सुजीत, ये हम कैसी जगह आ गए? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शायद हमने गलत टर्न लिया है। लेकिन देखो, आगे गांव दिख रहा है, वहीं किसी से पूछते हैं। ठीक है। सूर्यास्त हुआ और वो लोग फुलेरा गांव की सरहद के भीतर आ गए। सुजीत ने कार नुक्कड़ पर ही रोक दी। ये गांव तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है। एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब बात है। तभी किसी ने कांच पर ठक ठक की। वो एक बूढ़ी औरत थी, कमर से झुकी हुई। सुजीत ने कार की कांच नीचे की। लगता है तुम दोनों यहाँ नए आए हो। जी माँ जी, हम रास्ता भटक गए थे। हमें मननगढ़ जाना है। मननगढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है। पिछले बड़े मोड़ से तुम्हें दूसरी दिशा में जाना था। अरे यार, अब माँ जी, यहाँ कोई होटल शोटल है क्या? इस खंडर गांव में होटल कैसे हो सकता है? तो ऐसी कोई जगह जहाँ हम रात काट सकें? है मेरा घर। चाहो तो तुम दोनों वहाँ रात गुजार सकते हो। सुजीत और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। राधा, देखो, हमें मननगढ़ पहुँचने में अभी बहुत टाइम लगेगा और अभी आधी रात को हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता। बेहतर यही होगा कि आज रात हम यहीं गुजार लें। ठीक है माँ जी, हम आपके साथ आ रहे हैं। सुजीत ने गाड़ी पार कर दी और उस बूढ़ी औरत के पीछे चलने लगे। रास्ते में दोनों अगल बगल में देख रहे थे। सारे घर खाली थे। सुजीत, ये गांव कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ माँ जी, यहाँ कोई रहता नहीं क्या? नहीं बेटा, सब चुड़ैल से डरते हैं। चुड़ैल? हाँ, चुड़ैल। गांव वालों का मानना है कि रात में इस गांव में एक चुड़ैल घूमती है, अंधी चुड़ैल। चुड़ैल? वो भी अंधी? क्या मजाक है। तुम शहर से हो ना, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। खैर, मेरा घर आ गया। बूढ़ी औरत दोनों को घर के अंदर ले गई। वो रहा तुम्हारा कमरा। मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। जी माँ जी। सुजीत और राधा उस कमरे में चले गए और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। अच्छा हुआ हमें रहने के लिए छत तो मिली। पर तुम्हें ये गांव कुछ अजीब नहीं लग रहा? सारे गांव वाले चुड़ैल के डर से भाग गए। देखो राधा, ये गांव वाले होते ही इतने भोले हैं, हर अंधविश्वास पर यकीन कर लेते हैं। जो भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, उन पर भी यकीन कर लेते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा इस बूढ़ी औरत के अलावा। अगर सबने गांव छोड़ दिया तो ये बूढ़ी औरत अब तक यहाँ क्यों है? चलो उनसे ही पूछते हैं। वैसे भी इस गांव में टीवी वगैरह तो है नहीं, कम से कम कहानी सुनकर ही अपना मनोरंजन हो जाएगा। जब वो लोग लौटे तो उनके सामने ढेर सारे पकवान थे। इतना सारा खाना! अतिथि देवो भव। इस गांव में आते ही कितने मेहमान हैं, तो सोचा तुम दोनों के लिए ही ये सब कर दूं। थैंक यू माँ जी, आपको पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है। खा लो। सुजीत और राधा पकवान खा रहे थे और बूढ़ी औरत मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बलि के बकरे। जब दोनों का खाना हो गया तो सुजीत बूढ़ी औरत के पास गया। माँ जी, क्या आप हमें इस गांव की पूरी कहानी बता सकती हैं? हाँ, आज से 40 साल पहले इस गांव में लड़की ब्याह करके आई थी फुलवा। फुलवा बहुत ही खूबसूरत थी। फुलवा की सुंदरता गांव के बूढ़े जमींदार को भा गई थी। उसकी फुलवा पर बुरी नजर थी। एक दिन जमींदार ने फुलवा को गांव के बाहर पकड़ लिया। ए फुलवा, कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ जमींदार जी। मेरे संग मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। छी, ये कैसी ओछी बातें कर रहे हैं आप? बड़ी सती सावित्री बन रही है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तेरा पति तुझे बस 2 वक्त का खाना दे सकता है, पर अगर मेरे साथ आएगी तो सोने में लाद कर रखूंगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। फुलवा वहां से चली गई, पर जमींदार को फुलवा किसी भी हाल में चाहिए थी। उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अगली शाम जमींदार फुलवा के घर के बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये फुलवा चुड़ैल है, काला जादू करती है। मैंने कल रात इसको जंगल में तंत्र मंत्र करते देखा है। अच्छा, मेरे पास सबूत है। कल रात को फुलवा ने अपना सारा सामान यही इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। यहाँ खोदो, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। फुलवा के पति ने उस पेड़ के नीचे खुदाई की तो वहाँ गुड्डे, नींबू और तंत्र मंत्र का सामान था। फुलवा के पति और गांव वालों को यकीन हो गया कि फुलवा सच में चुड़ैल है जो काला जादू करती है, और इसलिए गांव वालों ने पत्थर मार मार कर फुलवा को गांव से निकाल दिया। फुलवा खाने के लिए लाचार हो गई। जमींदार ने बड़ी कोशिश की फुलवा को अपने बस में लाने की, पर फुलवा ने उसकी नहीं मानी और वो भूखी प्यासी गांव के बाहर भटकती भटकती मर गई और फुलवा चुड़ैल बन गई। सबसे पहले फुलवा ने जमींदार को पकड़ा। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तूने, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। फुलवा ने जमींदार की गर्दन पे काट के उसका खून चूस लिया। फिर बारी आई फुलवा के पति की। तुझे मुझसे ज्यादा उस जमींदार की बात पर यकीन था ना? क्या इसलिए मुझे ब्याह के लाया था? हाँ? नहीं 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 नहीं, जाने दो। और फिर फुलवा ने एक एक करके कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए, फिर बहुत लोग मारे गए। तब से इस फुलेरा गांव में कोई नहीं आता। ये सब तो ठीक है, पर आप अभी तक जिंदा कैसे? आपको चुड़ैल ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। बूढ़ी औरत भयंकर चुड़ैल में बदल गई, जिसे देखकर सुजीत और राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, चुड़ैल ने राधा की गर्दन में अपना दांत गड़ा दिया
और उसका खून चूसने लगी। राधा! और सुजीत का भी वही हाल किया। सुजीत का भी खून चूसकर चुड़ैल खुश हो गई। सालों बाद किसी का खून पिया है। न जाने अगला कौन होगा जिसे इस फुलेरा गांव की अनसुनी कहानी सुननी होगी।